सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें माउथ एंड ओरल कैविटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखी जा सकती है और वो होते हैं एप्स्टीन पल्स। नॉर्मली जो यहां पर फाइंडिंग होती है माउथ एंड ओरल कैविटी के अंदर वो है आपकी एप्स्टीन पल्स। देखो एप्स्टीन पल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलोइस एप्स्टीन। किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसको डिस्क्राइब किया था, या डिस्क्रिप्शन एलोइस एप्स्टीन पल्स का किसने दिया? तो यहां पर हम बात करें एलोइस एप्स्टीन, और इन्होंने किया था इन 1880 के अंदर। यस, एप्स्टीन पल्स एलोइस एप्स्टीन ने डिस्कवर्ड किया, ठीक है, और कब किया? 1880 के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये एप्स्टीन पल्स क्या होते हैं। एप्स्टीन पल्स जो होते हैं वो वाइट कलर के सिस्ट होते हैं, वाइट कलर के सिस्ट। मतलब यहां पर हम बात करें माउथ एंड ओरल कैविटी का फिजिकल एग्जामिनेशन अगर किया जा रहा है और उस फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें माउथ एंड ओरल कैविटी में हार्ड पैलेट पे, कहां पर? हार्ड पैलेट पे, ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर के सिस्ट नजर आए तो वो अपने आप में नॉर्मल कंडीशन है और उन्हीं को हम कहते हैं एप्स्टीन पल्स। तो यहां पर अगर हम बात करें व्हाट द मीन्स ऑफ एप्स्टीन पल्स, एलोइस एप्स्टीन 1880 के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया और इन्होंने एप्स्टीन पल्स के बारे में क्या कहा था? दैट इज योर वाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट। क्या होते हैं और कहां होते हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, मींस उसकी लोकेशन। अब आप न्यूबॉर्न के फिजिकल एग्जामिनेशन में जब माउथ एंड ओरल कैविटी का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है और वहां पर आप देख रहे हैं माउथ एंड ओरल कैविटी के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कि वाइट कलर के सिस्ट आपको नजर आ रहे हैं, कहां पर? हार्ड पैलेट पे। तो उन्हें हम बोलते हैं एप्स्टीन पल्स। अभी क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि एप्स्टीन पल्स कहां से आए, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। जब हार्ड पैलेट की स्किन का डेवलपमेंट होता है, हार्ड पैलेट की स्किन का डेवलपमेंट होता है, दैट टाइम स्किन बीच बीच में से ट्रैप होती है। ट्रैप होने का मतलब थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू हो जाना। तो जो बीच बीच में से स्किन जो ट्रैप हो रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, वो एक वाइट कलर के सिस्ट के रूप में नजर आता है। कैसे नजर आता है? वाइट कलर के सिस्ट के रूप में नजर आता है और उसी को हम कहते हैं एप्स्टीन पल्स। क्या कहते हैं? एप्स्टीन पल्स। और क्योंकि ये सिस्ट है, आपने लिखा है वाइट सिस्ट, तो ये सिस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लूइड फील्ड होते हैं। कैसे रहेंगे? फ्लूइड फील्ड, मतलब इसके अंदर फ्लूइड बना रहता है और साथ साथ में पेनलेस कंडीशन होती है। फ्लूइड फील्ड है, पेनलेस कंडीशन है। और साथ साथ में अगर हम बात करें, ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर भी हो जाते हैं और ये 1 to 2 वीक के अंदर, कितने समय के अंदर? 1 to 2 वीक के अंदर स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर हो जाते हैं एप्स्टीन पल्स। तो ध्यान दीजिएगा एप्स्टीन पल्स वाइट कलर के सिस्ट हैं। अब इसके जैसी एक बात और मैं बताने वाला हूं यहां पर माउथ एंड ओरल कैविटी के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, और वो होते हैं ओरल थ्रश। और ओरल थ्रश जो होते हैं वो वाइट पेचेस के रूप में होते हैं। पेचेस मतलब दाग के जैसा। सिस्ट आपको फ्लूइड फील्ड नजर आएगा, थोड़ा सा फूला हुआ नजर आएगा, वो तो है एप्स्टीन पल्स। पर अगर आपको पेचेस कहीं पर नजर आ रहे हैं और उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि अगर ओरल थ्रश है तो ये यूजुअली मिलते हैं टंग पे और गम्स पे। कहां मिलेंगे? टंग पे मिलेंगे और गम्स पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर एप्स्टीन पल्स की बात करें, एलोइस एप्स्टीन ने 1880 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट होते हैं वाइट सिस्ट और फ्लूइड फील्ड होते हैं, पेनलेस कंडीशन होती है और स्पॉन्टेनियसली डिसअपीयर हो जाते हैं।
विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर। यस। एबनॉर्मली अगर हम बात करें, दैट इज योर ओरल थ्रश। और ये होते हैं वाइट पेचेस। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन टंग एंड गम्स। यस। डिफरेंस को समझिएगा बच्चों, एक कंडीशन नॉर्मल है, दूसरी कंडीशन एबनॉर्मल है। नॉर्मल जो है उसमें वाइट कलर के सिस्ट हैं, एबनॉर्मल कंडीशन जो है उसमें ओरल थ्रश होते हैं। और ओरल थ्रश की अगर हम बात करें तो ये वाइट पैचेस टंग और गम्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? टंग और गम्स पे। ध्यान देना, ये पैचेस हैं, ये सिस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई ये जो आपके थे फ्लूइड फिल्ड थे। अब यहां पर हम बात करें, ये जो पैचेस होते हैं वो क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन है, और एबनॉर्मल कंडीशन है तो ये डेवलप होते हैं ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें अकर ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। ये भी अपने आप में पेनलेस होते हैं, पेन नहीं करते हैं यूजुअली, बट डू नॉट स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर। तो नॉर्मली एब्स्टिन पल्स है, एबनॉर्मली ओरल थ्रश है, ये वाइट सिस्ट है, ये वाइट पैचेस हैं। और यहां पर हम बात करें, ये हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट है, टंग और गम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। ये भी पेनलेस से स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर नहीं होंगे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हुए हैं। तो यहां पर हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट। अगर इसका मैनेजमेंट करें यहां पर, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से डेवलप हुए हैं, तो क्या देंगे? एंटी फंगल मेडिसिन। ठीक है, एंटी फंगल दिया जाता है। और एंटी फंगल जो है वो आपका यूजुअली जो इसके अंदर यूज होता है वो फ्लूकानाजोल होता है। ट्वाइस डेली अप्लाई कर सकते हैं हम। और फ्लूकानाजोल जो है वो एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में यूज होता है, और यहाँ पर ओरल थ्रश के ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ओरल थ्रश का, दैट इज योर फ्लूकानाजोल। माउथ एंड ओरल कैविटी के अंदर ओरल थ्रश देख लिए, एब्स्टिन पल्स देख लिए। अब यहाँ पर दो चीजें और असेस करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, वो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, है ना। क्योंकि माउथ एंड ओरल कैविटी को जब देखोगे तभी पता चलेगा होठ कटा हुआ है या नहीं है ना, मतलब क्लेफ्ट लिप है या नहीं है, तभी पता चलेगा जब माउथ एंड ओरल कैविटी को ओपन करोगे कि पैलेट नॉर्मल है या अंदर से कटा हुआ है। तो यहां पर हम असेस करेंगे, वो है आपका क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी असेस क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया क्लेफ्ट पैलेट क्या था? इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ हार्ड पैलेट। और लिप की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है लिप के सॉफ्ट टिश्यूज का। ठीक है, तो इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप, दैट इज योर क्लेफ्ट लिप। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्लेफ्ट लिप से रिलेटेड। अगर क्लेफ्ट लिप है तो आप उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे? हम सर्जरी करते हैं, उसका नाम है चिलोप्लास्टी।
जिसको हम लेबियोप्लास्टी भी बोलते हैं। यस, चीलोप्लास्टी कहें, लेबियोप्लास्टी कहें, एक ही बात है। परफॉर्म कब करना है? 1 to 3 मंथ ऑफ एज। यस, सर्जरी कब की जाएगी? 1 to 3 मंथ ऑफ एज के अंदर। पूछा जाए सर्जरी कौन सी, चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी, कब परफॉर्म करनी है? 1 से 3 महीने की एज के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें क्लेफ्ट पैलेट, this one is your incomplete fusion of bony tissue of hard palate। और यहां पर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है बच्चों, दैट इज योर पैलेटोप्लास्टी। क्या करोगे यहां पर? पैलेटोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। और पैलेटोप्लास्टी जो परफॉर्म करनी है आपको, वो यूजुअली लेस देन 18 मंथ ऑफ एज। और ये क्राइटेरिया क्यों रखा है उसकी अगर हम बात करें तो ये क्राइटेरिया इसलिए रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट 18 मंथ ऑफ एज के अंदर क्या डेवलप होता है? स्पीच डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखेंगे, न्यूबॉर्न एट बर्थ नहीं बोलता है, पर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है ना। पहले मोनोसिलेबल्स, फिर बाइसिलेबल्स, फिर वन वर्ड विथ मीनिंग। यूजुअली जब वो 18 मंथ का होता है तो 8 से 10 शब्द की उसके पास में वोकअप तैयार हो जाती है। तो बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच यहाँ पर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ पैलेटोप्लास्टी। तो बिफोर 18 मंथ ऑफ एज, या जिसको हम कह सकते हैं बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड ऑरल कैविटी। नॉर्मली हमने क्या देखा? एब्स्टीन पल्स। व्हाट द मीन्स ऑफ एब्स्टीन पल्स? एलोइस एब्स्टीन ने डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलोइस एब्स्टीन 1880 के अंदर। और ये व्हाइट सिस्ट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हार्ड पैलेट पे। कहाँ पर प्रेजेंट है? हार्ड पैलेट पे। फ्लूइड फील्ड होते हैं, पेनलेस कंडीशन है, यूजुअली 1 to 2 वीक में डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन थी। अगर हम बात करें एबनॉर्मल की तो ऑरल थ्रश हो सकता है, और ऑरल थ्रश वाइट कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं टंग और गम्स पे, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन के कारण से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? एंटी फंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर आपको माउथ एंड ऑरल कैविटी के अंदर क्लेफ्ट लिप देखना है, क्लेफ्ट पैलेट देखना है। अगर बोनी टिश्यू का इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है हार्ड पैलेट के, तो वो क्लेफ्ट पैलेट है। सर्जरी जो की जाती है उसके लिए वो पैलेटोप्लास्टी है। कब की जाती है? बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच या बिफोर 18 मंथ ऑफ एज। और वहीं पर हम बात करें आपका जो क्लेफ्ट लिप है, दैट इज द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी परफॉर्म करेंगे 1 to 3 मंथ ऑफ एज के अंदर। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हम बात करें, दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड ऑरल कैविटी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे, वो है आपका माउथ एंड ऑरल कैविटी से हम जैसे ही नीचे जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा नेक, ठीक है। हेड का देख लिया, नोज देख लिया, आईज हो गए, ईयर हो गए, माउथ एंड ऑरल कैविटी हो गई। अब हम बात करेंगे नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? हम बात करेंगे यहां पर नेक के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? नॉर्मली नेक के अंदर आपको क्या देखना है? नेक के अंदर आपको देखना है कि नेक जो है, जब आप न्यूबॉर्न की नेक को देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा नेक जो है वो थिक है, मतलब मोटी थोड़ी सी है, शॉर्ट है, छोटी सी है, और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, मोशन जिसको कहते हैं,
वो उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ऐसा है, मतलब नेक राइट साइड में भी जा रही है, नेक लेफ्ट साइड में भी जा रही है, नेक ऊपर की तरफ भी जा रही है, नेक नीचे की तरफ भी जा रही है, तो ये आपका नॉर्मल है। और एबनॉर्मलिटी की अगर हम बात करें तो पता चला नेक के अंदर कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और नेक के अंदर मूवमेंट नहीं होने की वजह से हमारा हेड जो है उसका फिक्सेशन हो गया है, जिसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ हेड। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स। नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म हो गया, उस वजह से हेड के अंदर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा, हेड एक जगह पे फिक्स हो गया है। क्या कह रहे हैं उसको? फिक्सेशन ऑफ हेड। और फिक्सेशन ऑफ हेड क्यों हुआ है? ड्यू टू स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स। और उस टर्म को, उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉर्टिकोलिस। क्या कहलाता है वो? टॉर्टिकोलिस कहलाता है। नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन, यस। नॉर्मल अगर हम बात करें, थिक शॉर्ट फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट, एबनॉर्मली बात की जाए, दैट इज योर टॉर्टिकोलिस। यस, टॉर्टिकोलिस की बात करें तो ये होता है फिक्सेशन ऑफ हेड। और ये जो फिक्सेशन होता है वो होता है नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म होने की वजह से। यस, अब देखो यहां पर टॉर्टिकोलिस वर्ड कहां से आया? ये आया टॉर्टोइस से, है ना। टॉर्टोइस जिसको आपने देखा होगा, कछुआ जिसको बोला जाता है ना। हेयर एंड टॉर्टोइस की कहानी आपने पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए की, जिसमें कौन जीतता था? कछुआ। और आज भी वही जीतता है। अगर आज की हम बात करें तो आज भी वही जीतेगा, क्योंकि वो लगातार चलता है और हमको भी लगातार चलना है। हमें खरगोश की तरह नहीं दौड़ना है, नहीं भागना है, क्योंकि खरगोश की तरह भागेंगे कुछ टाइम के बाद में थक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, दोबारा रिज्यूम नहीं किया, एज इट इज जहां थे वहीं पर रहे, तो हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हम बात करें कि भले धीरे धीरे चलो, शने शने चलो, पर लगातार चलो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, तो टॉर्टोइस बनकर हमको आगे की तरफ चलना है। टॉर्टोइस देखा होगा आपने, जब भी चलता है उसको दाएं बाएं से कोई लेना देना नहीं है ना। वो सीधी दिशा के अंदर, सीधा डायरेक्शन के अंदर चलता है। राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, कोई मतलब नहीं है उसको। तो यहां पर नेक कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें टॉर्टिकोलिस में फिक्सेशन होता है हेड का। हेड फिक्स हो गया एक डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ हो गया, या नीचे हो गया, या राइट साइड में हो गया, या लेफ्ट साइड में हो गया। दैट इज द फिक्सेशन ऑफ हेड ड्यू टू स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स। जब नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म होता है तो उससे हेड फिक्स हो जाता है, उसी को हम कहते हैं टॉर्टिकोलिस। और जैसा मैंने आपको बताया कि टॉर्टिकोलिस किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, किस वे में हो रहा है, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, उस बेस पे तीन टाइप होते हैं टॉर्टिकोलिस के। एक होता है एंटेरोकोलिस, दूसरा होता है रेट्रोकोलिस और तीसरा होता है लेटेरोकोलिस। यस, एंटेरोकोलिस, देन आफ्टर रेट्रोकोलिस, लेटेरोकोलिस। यस, एंटेरोकोलिस के अंदर फिक्सेशन होता है हेड का एंटीरियर डायरेक्शन में। रेट्रोकोलिस के अंदर फिक्सेशन होता है पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर
और यहां पर डायरेक्शन होगा लेटरल, इधर राइट और लेफ्ट। यस, सो दिस इज द टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस किस दिशा में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है एंटेरोकोलिस, एंटीरियर डायरेक्शन। पीछे की तरफ जा रहा है पोस्टीरियर डायरेक्शन है तो फिक्सेशन ऑफ हेड। आगे की तरफ हो रहा है तो एंटेरोकोलिस, पीछे की तरफ हो रहा है तो रेट्रोकोलिस, और साइड में हो रहा है तो लेटेरोकोलिस। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन किसका हो गया? नेक का। नेक में हम देख रहे हैं नॉर्मली थिक शॉर्ट होती है, फुल रेंज ऑफ मोशन होता है। एबनॉर्मली टॉर्टिकोलिस हो सकता है जिसमें हेड का फिक्सेशन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स की वजह से होता है, और जिस डायरेक्शन में होता है उस बेस पे इसका हमारा टाइप है। तो नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। नीचे की तरफ जाते हैं, दैट इज योर चेस्ट। हेड का पूरा फिनिश हुआ, नेक का हुआ, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, वो है आपका चेस्ट। ठीक है, चेस्ट की अगर हम बात करें, यूजुअली चेस्ट के अंदर देखा जाता है उसका अपीयरेंस। न्यूबॉर्न के चेस्ट का अपीयरेंस कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर का मतलब होता है जिसमें एंटेरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। एंटेरो पोस्टीरियर आगे से पीछे, और ट्रांसवर्स का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड। क्या होते हैं? डायामीटर जो है वो इक्वल होते हैं, और डायामीटर इक्वल होंगे तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा? न्यूबॉर्न का सर्कुलर। ये तो है नॉर्मल। एबनॉर्मली हो सकता है बैरल शेप्ड चेस्ट होता है। अगर न्यूबॉर्न के अंदर सीओपीडी, एम्फाइसेमा जैसी कंडीशन है, या न्यूबॉर्न के अंदर तो यूजुअली नहीं होती है, पर अगर हम बात करें कि एडल्ट की, ठीक है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या एम्फाइसेमा है, उसके अंदर चेस्ट जो है वो बैरल शेप्ड हो जाता है। बैरल शेप्ड का मतलब होता है ढोलक के जैसा। देखो नॉर्मली अगर हम हमारे चेस्ट की बात करें तो एक तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब आगे से पीछे, और एक साइड से दूसरी साइड, राइट टू लेफ्ट बोले तो भी, लेफ्ट टू राइट बोले तो भी, ये ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमारे चेस्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर एंटेरो पोस्टीरियर के कंपैरिजन में डबल होता है। एंटेरो पोस्टीरियर होता है सिंगल और ट्रांसवर्स होता है उसका डबल। 1:2 होता है, 1:2 होता है एंटेरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। पर जब सीओपीडी होता है और एम्फाइसेमा होता है तो उसमें क्या होता है? चेस्ट के बीच वाला भाग बढ़ जाता है, और बीच वाला मतलब एंटेरो पोस्टीरियर, आगे से पीछे वाला। और आपने देखा होगा एक ढोलक जो होता है, बैरल जो होता है ना, उसमें बीच वाला भाग होता है मोटा। तो वैसे ही चेस्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई चेस्ट को बोला जाता है बैरल शेप्ड। क्या बोला जाता है? बैरल शेप्ड। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें नेक के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में, दैट इज योर चेस्ट। फर्स्ट थिंग इन चेस्ट, दैट इज योर अपीयरेंस। सर्कुलर, और सर्कुलर का मतलब होता है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल टू ट्रांसवर्स डायमीटर। यस, अब यहां पर एबनॉर्मली अगर हम बात करें, वो हो सकता है आपका बैरल शेप्ड चेस्ट। और यहां पर जो डायमीटर है वो आपका एंटेरो पोस्टीरियर बढ़ जाता है, ट्रांसवर्स जो है उसका आधा रह जाता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर सर्कुलर अपीयरेंस है, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होते हैं? एक दूसरे से इक्वल होते हैं, दोनों समान होते हैं। वहीं पर अगर हम एडल्ट की बात करें, ठीक है,
एडल्ट के अंदर एंटेरो पोस्टीरियर होता है 1 और ट्रांसवर्स होता है उसका डबल 1/2। और अगर हम बात करें इन बैरल शेप्ड, ये हो जाता है 2/1 डबल। एंटेरो पोस्टीरियर डबल मतलब बीच में से मोटा हो जाना और ट्रांसवर्स रह जाता उसका 50% मतलब हाफ, ठीक है। तो 2/1। तो अपीयरेंस सर्कुलर है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, जिसमें दोनों डायमीटर बराबर होते हैं। एबनॉर्मली बैरल शेप्ड चेस्ट होता है और एडल्ट के अंदर एंटेरो पोस्टीरियर, नॉर्मली एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ये होता है और ट्रांसवर्स ये होता है। और बैरल शेप्ड में बात करें तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूबॉर्न के चेस्ट में जो ब्रेस्ट नोड्यूल होते हैं वो भी कहीं न कहीं उसकी टर्म से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर उसकी टर्म डिलीवरी हुई है ना, न्यूबॉर्न की डिलीवरी टर्म डिलीवरी हुई है तो ब्रेस्ट नोड्यूल जो है वो प्रोमिनेंट रहते हैं और डायमीटर यूजुअली 5 mm रहता है। पर अगर हम बात करें प्री टर्म बर्थ हुआ है तो कहीं न कहीं ब्रेस्ट नोड्यूल प्रोमिनेंट ना होकर फ्लैट रहेंगे, डायमीटर लेस देन 5 mm रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपीयरेंस के बाद में चेस्ट के अंदर अपीयरेंस देख लिया, उसके बाद में हम बात करेंगे दैट इज योर ब्रेस्ट नोड्यूल। और वहीं पर अगर हम बात करें डायमीटर की, मोर देन 5 mm। और वहीं अगर प्रीटर्म बर्थ हुआ है ये होते हैं फ्लैट और डायमीटर हो जाएगा लेस देन 5 mm। Yes, so this is the appearance of chest. This is about the breast nodule. Term delivery है prominent है, diameter more than 5 mm. Preterm birth के अंदर flat diameter less than 5 mm रहेगा। अब हमको असेस करना है चेस्ट के अंदर, वो है आपका उसका रेस्पिरेशन, न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन। और नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है न्यूबॉर्न का वो होता है डायाफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन। डायाफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें चेस्ट और एब्डोमेन दोनों ही टुगेदर राइज होते हैं और टुगेदर फॉल होते हैं। आप देख लीजिए जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो चेस्ट भी बाहर आता है, एब्डोमेन भी बाहर आता है। इंस्पिरेशन करोगे तो क्या होगा, चेस्ट भी बाहर आएगा और एब्डोमेन भी बाहर आएगा। और जब एक्सपिरेशन करोगे, एक्सपिरेशन मतलब एयर को वापस बाहर निकालना, ये दोनों अंदर जाएंगे, है ना। जब हवा भरेंगे हमारे अंदर, हवा जाएगी, एयर जाएगी तो दोनों बाहर आ रहे हैं, क्योंकि चेस्ट का आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमेन में जो आपका डायाफ्राम है T8 पर, थोरेसिक वर्टिब्री 8 पर होता है, वो पहुंच जाता है T9 पर। जब T8 से T9 पे जाएगा तो इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये भी बाहर आएगा। और ये कंडीशन होती है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपिरेशन के टाइम पे वो रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स, जब रिलैक्सेशन होगा तो वापस जो ये T8 से T9 पे गया वो वापस T9 से T8 पे आएगा। ये जो बाहर आया था वापस अंदर जाएगा। और जो थोरेसिक केज हमारा अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हुआ था वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव होता है, तो दोनों अंदर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एसेस कर लेते हैं रेस्पिरेशन को। नॉर्मली आपको मिलेगा डायाफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है,
in which chest and abdomen together rise and fall. और अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है तो वहां पर रहता है एबनॉर्मली, और उसको बोला जाता है सीसा रेस्पिरेशन। सीसा का मतलब होता है एक बाहर आएगा दूसरा अंदर जाएगा, दूसरा बाहर आया तो पहला अंदर जाएगा। यहां पर नॉर्मली हम देख रहे हैं चेस्ट और एब्डोमेन टुगेदर राइज और टुगेदर फॉल होते हैं, ठीक है, किसमें? डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें एबनॉर्मली सीसा रेस्पिरेशन होता है, और सीसा के अंदर होता है एक बाहर तो दूसरा अंदर, दूसरा बाहर तो पहला अंदर। सीसा एक झूला होता है जिसमें एक व्यक्ति नीचे तो दूसरा ऊपर, कभी एक लेवल में नहीं रहते वो, है ना, दूसरा नीचे तो पहला ऊपर बैठे होंगे आप, है ना, समान वजन वाले लोग बैठते हैं इसमें, नहीं तो क्या होगा, एक नीचे रह गया दूसरा ऊपर ही रह गया। तो वेट अगर इक्वल होगा तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, यस। तो सीसा में क्या होगा, इसके अंदर चेस्ट एंड एब्डोमेन do not together rise and fall. Yes, do not together rise and fall, यहां पर उसको बोलेंगे एबनॉर्मली अगर ये रेस्पिरेशन है तो ये सीसा रेस्पिरेशन कहलाता है, नॉर्मल जो होता है वो आपका डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो चेस्ट